हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसवाई एकेडमी। इस बार हम लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो लेसन नंबर 4 है वो ख़त्म कर रहे हैं। उनके थोड़े से रिफॉर्म्स पे नज़र मारेंगे। इनके रिफॉर्म्स पे ज़्यादा नज़र जाती नहीं है, लेकिन थोड़े से इंपॉर्टेंट ये भी हैं। और एंड में हम एस्टिमेट देखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कैसा रहा। तो गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स विटनेस्ड नॉट ओनली टेरिटोरियल एक्सपेंशन बट ऑल्सो प्रोग्रेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनरली ये याद रखिए कि लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो उनके टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, ब्रिटिश साम्राज्य को उन्होंने बड़ा करा, इस पे जाता है। पिंडारीज, नेपाल और मराठास, तीन मेन हमने देखी थी प्रोग्रेस। He also approved a Rayatwari system of land revenue introduced in Madras Presidency by Sir Thomas Munro. सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। सो ही अप्रूव द रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने रैयतवाड़ी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करी थी किस जगह पे? मद्रास प्रेसिडेंसी। इस पे भी ध्यान देंगे आप। पूरे भारत में नहीं, मद्रास में। बंगाल में क्या है? परमानेंट सेटलमेंट है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू करी है। अब आप बोलोगे रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या है? इसको वैसे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में अगर आप दोस्तों समझना चाहे तो ये समझ लो कि सरकार या ब्रिटिशर्स डायरेक्टली किसानों से जाके उनका लैंड रेवेन्यू, उनका कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को 30% लेट से लेना है, ठीक है। तो अगर किसान ने 100 रुपए कमाए तो उसमें से 30 रुपए मैं सीधे किसान से जाके लूंगा। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था? सीधे किसानों से नहीं लेते थे, सीधे हम लैंड लॉर्ड से लेते थे 30 रुपए, और वो किसानों से लिया करता था लैंड लॉर्ड पैसे, ठीक है। तो ये है बी से ब्रिटिश, बीच में लैंड लॉर्ड, उसके नीचे क्या है? पीजेंट्स। रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या कह रहा है? ब्रिटिश सीधे पीजेंट से लेंगे, लैंडलॉर्ड को रैयतवाड़ी सेटलमेंट में हटा दिए। ये रैयतवाड़ी सेटलमेंट है, डिटेल में हम कहीं और देखेंगे। इसका फायदा एक सिंपल आप देख ही रहे हो कि बीच में से लैंडलॉर्ड को हटाया है, तो पीजेंट्स का भी फायदा है और अंग्रेजों को भी डायरेक्ट पैसा एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही अप्रूव करा था। इन द स्पेयर ऑफ जुडिशरी, कॉर्नवालिस कोड जो लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको इम्प्रूव किया गया फर्दर। उनको डिटेल आउट किया गया, कुछ कुछ चीजें जो क्लियर नहीं थी उनको क्लियर किया गया। पुलिस सिस्टम ऑफ बंगाल जो बनाया गया था ना, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अगेन इंट्रोड्यूस करा था, थाना वगैरह ना, दरोगा थे, वो सब जो है अदर रीजन्स में भी एक्सटेंड किया गया और लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा गया। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन मुंसिफ्स हैड इंक्रीज ड्यूरिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुंसिफ जो सबसे नीचे लेवल पे जुडिशियल चीजें देखा करते थे, उनको उनको बढ़ाया गया, ठीक है दोस्तों। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज्यादा रिजिडली फॉलो नहीं किया गया, ये एक थोड़ी सी कमी आप देख सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ही मजिस्ट्रेट की पावर दे रखी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम होता है रेवेन्यू कलेक्ट करना किसानों से, है ना, ठीक है। कलेक्टर कलेक्टर मजिस्ट्रेट भी अगर होगा ना दोस्तों, मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होगा, तो ये बात नहीं बनेगी। क्यों? एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसान आपका कंप्लेंट लेके गया कि कलेक्टर मेरे से बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, और पता चला कंप्लेंट जिसके पास लेने गया उसकी सुनवाई जो कर रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो कलेक्टर और सेम दोनों सेम आदमी है, ठीक है। तो आप कंप्लेंट किसकी करोगे? तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है। यूपीएससी के इंटरव्यूज में भी बहुत पूछा जाता है, जबकि लोगों का सपना होता है आईएएस बनना, लेकिन उन्हें क्लियर नहीं होता डीएम क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है। तो कभी इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से। आपको मौका मिले तो आप पढ़ना, मैंने शॉर्ट में बता दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है, उसका ये काम है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काम तो काफ़ी होते हैं, उनमें से एक मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट करना, एक डिसीजन मेकर बनना, है ना, वो उनका काम होता है। और कभी और डिटेल में देखेंगे इसे। Hastings also encouraged the foundation of vernacular schools by missionaries and others. तो काफी सारे वर्नाकुलर स्कूल्स बने और मिशनरीज को भी आगे बढ़ाया गया। मिशनरीज मतलब जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे, पॉजिटिव काम भी करते थे दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखना, लोगों को जैसे एजुकेशन देना, खाना पीना देना, समझाना, मेडिकल चीजें उनकी देखना, तो उनके पॉजिटिव काम भी थे। काफी बार ये देखा जाता है कि वो इसके बदले बोला जाता था कि रिलीजियस कन्वर्जन वो कराते थे क्रिश्चियन, वो बोलते थे आप क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट, और आपका भला रहेगा। काफी लोगों का भला हुआ भी है, ठीक है। 1817 में हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया एट कैलकाटा बाय द पब्लिक ऑफ द
बाय द पब्लिक फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंस। डेट्स याद रखोगे आप, क्रोनोलॉजी में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि हिंदू कॉलेज किसके टाइम में एस्टेब्लिश किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में एस्टेब्लिश किया गया। हेस्टिंग्स वाज पैट्रन ऑफ दिस कॉलेज। ही एनकरेज द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड अबॉलिश सेंसरशिप इन 1799। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो एक सेंसरशिप जो लग गई थी न्यूज़पेपर पे 1799 में, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने हटा दी और प्रेस को फ्रीडम दिए। एक आप चीज याद रखेंगे। बंगाली वीकली समाचार दर्पण स्टार्ट किया गया 1818 में बाय मार्शमैन अ सीरमपुर मिशनरी। को भी आप याद रखोगे, समाचार दर्पण को। ठीक है, काफी बार न्यूज़पेपर भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स थे जो हमने क्विकली देखे। अगेन मैं ये पॉइंट कर रहा हूँ, ये रिफॉर्म्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने वेरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कैनवालिस के रिफॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए और टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ सकता है। एमसीक्यूज भी बन सकते हैं इसमें। ठीक है, एस्टिमेट देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स वाज एन एबल सोल्जर एंड ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, एक सोल्जर भी थे और एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, ये काफी बढ़िया बात है। एक आदमी में दो गुण होना आसान नहीं होता। सोल्जर एक अलग चीज होती है, इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर एक ग्रेट स्किल्स है ना। सिविल काम मिलिट्री काम दोनों कर रहे हैं। हिज लिबरल व्यूज ऑन एजुकेशन एंड प्रेस आर कमेंडेबल, जो हमने देखा है। एजुकेशन में इन्होंने कैलकाटा कॉलेज प्रेस की सेंसरशिप भी खत्म करी। पिंडारीज को इन्होंने सप्रेस करा, हरदम मचा रखा था पिंडारीज ने। ठीक है, भले ही वो इंडियंस थे लेकिन परेशानी कर रखी थी। ठीक है, कोई भी ऐसा ठग होगा तो सही नहीं है। मराठास को डिफीट किया और एडमिनिस्ट्रेशन सुधारा। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो बनी मराठास को डिफीट करती थी, मराठास का एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज वो बात नहीं रही थी जिस प्रिंसिपल पे बाजीराव, जिस प्रिंसिपल पे शिवाजी, जिस प्रिंसिपल पे बालाजी विश्वनाथ वर्क करते थे, वो प्रिंसिपल्स फॉलो करते ही नहीं थे। बैकवर्ड लुकिंग थे। उनको हराना भारत के लिए भी थोड़ा सा बेटर रहा। ही कर्ब द पावर्स ऑफ गुरखास, और इससे अंग्रेजों को काफी हेल्प मिली कि गुरखास का सपोर्ट ना अंग्रेजों को मिला, क्योंकि गुरखास को उन्होंने अपनी आर्मी में रख लिया हराने के बाद। हिज टेरिटोरियल गेन्स इंक्रीज दी ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ये तो कॉमन सी बात है कि मराठास को हराने के बाद ऑलमोस्ट हर जगह पहुंच गए। सिंधिया को हराया, होलकर, भोसले, है ना। नॉर्थ में दिल्ली तक पहुंच गए, लॉर्ड लेक, है ना। वेस्ट ईस्ट उड़ीसा भी हर जगह पहुंच गए। ही वॉज कंसिडर्ड मेकर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसको नोट में लिख लें, स्पेशली मेरे मराठा पीसीएस के दोस्त। ही वॉज द मेकर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ही कंप्लीटेड एंड कंसोलिडेटेड द वर्क ऑफ वेलेस्ली। जो सब्सिडरी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, ये उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए और काफी बढ़िया इन्होंने काम करा। तीन तीन आप याद रखोगे, पिंडारीज, मराठास, गुरखास। लॉर्ड हेस्टिंग्स वॉज सक्सीडेड बाय लॉर्ड एम्ब्रेस्ट। लॉर्ड एम्ब्रेस्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 रहेगा, जिनके टाइम पे फर्स्ट एंग्लो हु फॉट दी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो, ये नोट्स में ही काफी जगह इस एनसीईआरटी में गलतियां हैं। तो मैसूर को काट दो, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर कर देना इसको। ठीक है, बर्मा जो अब म्यांमार कंट्री है। फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुई। यहाँ पे तीन वॉर होंगी बर्मा के साथ। सेकंड शायद डलहौजी के साथ होगी। थर्ड जो है वो डफरिन के साथ होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब आएंगी तब चेक कर लेंगे। आप भी वेरीफाई कर सकते हो। तीन वॉर जो है एंग्लो बर्मा वॉर, ये जो है इसको एंग्लो बर्मा वॉर कर देना, एंग्लो मैसूर वॉर नहीं है। तो एनसीईआरटी में मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने देखा कि चीफ टास्क क्या क्या थे लॉर्ड हेस्टिंग्स के सामने जो उन्हें फुलफिल करने थे। वे गुरखास को उन्होंने हराया और सरेंडर करा दिया ब्रिटिश आर्मी के साथ। पिंडारीज न्यूसेंस थे पीस के लिए और सेंट्रल इंडिया में बड़ी हड़दम मचा रखा था, भगा दिया उनको हेस्टिंग्स ने पूरी तरीके से। उसके बाद मराठा कॉन्फेडरेसी की जो वीकनेसेस थी उसे उजागर किया, ब्रिटिशर्स ने उन्हें भी हराया और पूरी तरीके से मराठास भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी युद्ध नहीं होगा उनका। और रिफॉर्म जो करे लॉर्ड हेस्टिंग्स से वो हम देखें। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस है कि ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल से कब लड़ाई शुरू करी, याद होना चाहिए पूरे सन। 1768 में इमर्ज्ड एज अ पावरफुल गुरखा स्टेट। हु इमर्ज्ड एज अ पावरफुल गुरखा स्टेट, इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, सुपर इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया सबको पता होना चाहिए, है ना। ये जो है ठीक है यार, ये एमसीक्यू ऐसा एमसीक्यू नहीं आएगा कि अमीर सिंह थापा के बारे में कोई नहीं पूछेगा, है ना। हाँ सर थॉमस मोनरो का जो काम है वो आपको पता चल होना चाहिए। समाचार दर्पण भी पता होना चाहिए। करीम खान साहब के बारे में भी कोई नहीं पूछेगा, है ना। फिर ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इनमें पांचों में से, ये बताइए भाई
ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल के साथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रू है फॉल्स है बताएं। तिम्बक जी वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ बाजीराव टू। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अंटिल अनलेस आप महाराष्ट्र स्टेट पीसीएस दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे आंसर बताओ इसका क्या होगा। गुरखास had agreed to keep a British asset at काठमांडू। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में लिखा है ना। हाँ ना बता देना। शॉर्ट नोट्स लिखो, गुरखावार, रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। अगेन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फिर आंसर ब्रीफली, डिस्कस द एफर्ट्स टेकन बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स टू एलिमिनेट पिंडारीज। ये भी इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द कॉजेस फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मराठा कॉन्फिडेंसी, ठीक है। Evaluate the administration of Lord Hastings. Examine the causes and effects of the third Maratha war. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये टू है, टू वाला, ठीक है दोस्तों। करोगे आप इसको नोट्स पे, इसको अटेम्प्ट करो। वैसे तो सारे अटेम्प्ट करना सजेस्ट करूंगा इसको, लेकिन डेफिनेटली अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। थैंक